भाई बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और वहाँ का ताना बाना बिगड़ रहा है। तब लोग कहते थे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ राजनीति करने के लिए सारे विषयों को उठाते हैं। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने कहा सरकार को जी कि भी बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूरा संथाल प्रणाली का डेमोग्राफी बिगड़ रहा है और ये राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की संप्रभुता पे भी खतरा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए वहाँ के सारे डीसी और एसपी इस बात को लिखित में दें कि कैसे आप उसके चिन्हितीकरण करेंगे और कैसे उसको आप डिपोर्ट और डिटेन करके यहाँ से डिपोर्ट करेंगे। अभी 18 तारीख को गायवथान, पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना के अंदर गायवथान, वहाँ आदिवासी परिवार है, होपने मरांडी और दांदू हेम्ब्रम का परिवार है। उनकी ज़मीन पर ऐसे ही मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठ आक्रमण करते हैं, उनकी ज़मीन को लूटते हैं, उन पर मारपीट करके उनको इतना मारते हैं कि उनके फसलियाँ टूट जाती है। वो आदिवासी परिवार, उनका इलाज होता है, केस रजिस्टर होता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। धरती है अमर शहीदों का और हम लोगों के रगों में उनका खून है। मर जाएंगे लेकिन इस झारखंड को पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश जैसा नहीं बनने देंगे। अब बालू यदि कोई खरीद के लेके आता तो लोग देखते जब बालू ले आए हुए इस सरकार में बालू आ गया। अरे बालू ने इतना दुर्लभ वस्तु बना दिया भाई साहब, जो सुलभ था प्रकृति ने हमें रिच मिनरल्स फाइनेंस दिया है, मैंने कि हम रत्न गर्भा धरती के मालिक हैं झारखंड, जहाँ 36-38 प्रकार के हमारे मिनरल्स फाइनेंस मिलते हैं। बालू तो सर सुलभ है, यहाँ की नदियाँ और नाले में तो ऐसे ही पड़ा रहता था। आज एक नदी नाले में बालू नहीं मिलेगा। सहायक पुलिसकर्मियों पे लाठियाँ चलाई, सहायक शिक्षक पे लाठियाँ चलाई, कई एक अनुबंध कर्मी जिनको आपने कहा था परमानेंट करके आपका 100% आपकी जो समस्या है उसको समाधान कर दें। आज भाजपा वोट की राजनीति में ये सब कह रहे हैं या कर रहे हैं, आम जनता कैसे समझेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है? क्या भाजपा इन्हीं मुद्दों को लेकर अगला चुनाव लड़ेगी? ये एक ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मुद्दे कई हैं। आपके हिसाब से झारखंड में अभी ज्वलंत मुद्दे क्या हैं? झारखंड को जहां होना चाहिए था वहां नहीं रह पाया झारखंड। जोहार। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है वो नेता जो जनता द्वारा चुन के भेजे जाते हैं, और उस लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है एक मजबूत विपक्ष। विपक्ष का काम होता है सत्तारूढ़ सरकार के कामों पर निगाह रखना और जनता की आवाज़ बनना। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी जी। आइए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं उनके विषय में उनकी ही जुबानी। जोहार सर। नमस्कार। जोहार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और हमारे स्टूडियो में आए। और आपसे ज़्यादा बातें शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं कि अमर बाउरी कौन हैं? अमर बाउरी एकीकृत बिहार के सुदूरवर्ती क्षेत्र चंदन क्यारी के एक छोटे से गांव चंदन क्यारी बाजार में एक मुनीस का बेटा लाती और एक सिपाही का बेटा, जो जिसके सातों पीढ़ी में कोई राजनीति में एक दूर दूर तक नहीं था। समय के कालखंड में एक्सीडेंटल राजनीति में आना हुआ और एक सीधा सा परिवार, साधारण सा परिवार, जिसमें पहली बार कोई सरकारी नौकरी मिला तो मेरे पिताजी को मिला, श्री रामनाथ बाउरी जी को। उससे पहले किसी को सरकारी नौकरी नहीं थी, सिपाही बने। और फिर मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा जमशेदपुर में हुई, केजी से लेकर पीजी तक। बाद में मैंने बीएड किया, हाई स्कूल की टीचर में सिलेक्शन हुआ, जेपीएससी सेकंड क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो कुल मिला के अगर देखें तो जिसके परिवार में का भी कोई सदस्य दूर दूर तक राजनीति में नहीं था, आज आपके बीच में नेता प्रतिपक्ष के रूप में खड़ा है जी। तो इसके लिए मेरे सारे परिवारजन, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र जिसने मुझे ये मौका दिया, और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, मैं सबके लिए बहुत हृदय से आभारी हूं और यही मेरा परिचय है। सर, आपने बताया कि
आपके परिवार में किसी का दूर दूर तक राजनीति से कोई नाता नहीं था, तो फिर राजनीति में आपका पदार्पण कैसे हुआ? ये बात है 2000 में जब अटल जी ने अलग झारखंड राज्य बनाया जी। और अलग झारखंड राज्य बना, तब हम पीजी कर रहे थे। और उस समय एक भावना जब भी अपना झारखंड राज्य बन रहा है तो झारखंड में जो यहाँ के ऑफिसर्स है वो भी झारखंडी होने चाहिए, इस चीज़ के माध्यम से BDO CO बनना चाहिए, ऐसा ध्यान पे आकर के कोचिंग और पढ़ाई और उस दिशा में जो भी उस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये हम लोगों ने प्रारंभ करी। और वहीं से हमारे गुरुजन मिले थे, उनसे जब बात करते तो बहुत चीज़ें राजनीति के संबंध में भी और देश के संबंध में भी जानने का, झारखंड के बनने के संबंध में जानने का विचार मिलता, तो एक जिज्ञासा इस क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ने लगी। और चूँकि मैं पिताजी के नौकरी थी जमशेदपुर में जी, तो मैं वहीं रहता था। गांव जो चंदन कैरी, वहाँ ओकेशनली आना जाना होता था, मनसा पूजा के अवसर पर या किसी शादी ब्याह में, बहुत ज़्यादा नहीं होता था लेकिन आना जाना होता था। तो चंदन कैरी एक रिजर्व सीट है जी, SC रिजर्व सीट है, और वहाँ के जनप्रतिनिधि को लोग चाहते थे कोई पढ़ा लिखा, कोई युवा वहाँ का प्रतिनिधित्व करे और चंदन कैरी का नाम को आगे लेकर के जाए। और इसी समय में, उस समय हमारे ही चंदन कैरी के देवलटाड़ एक गांव है, वहाँ से एक बड़े ही वरिष्ठ नेता, अब नहीं रहे, स्वर्गीय समरेश सिंह जी, आप जानते होंगे, समरेश दा के नाम से वनांचल आंदोलन के महानायक रहे। एकदम। तो उस समय वो मंत्री थे झारखंड की सरकार में, पहली सरकार बनी थी, तो उनके साथ जुड़ने का अवसर मिला और उन्होंने कहा कि आप राजनीति में आओ, मैं आपको लेकर के आऊँगा। और फिर उनके सानिध्य में राजनीति में एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप आना प्रारंभ हुआ। फिर 2005 में उन्होंने मेरे से पहला चुनाव भी लड़ा दिया, तो इस तरह से चुनावी राजनीति में मेरा पदार्पण हो गया। ये तो बताया आपने, लेकिन आपने ये भी बताया साथ में कि आपके पिताजी सरकारी नौकरी में थे। आमतौर पे जहाँ माता या पिता सरकारी नौकरी में हैं, वो अपने पुत्र को राजनीति में जाने के लिए शायद ही समर्थन करेंगे। आपके घर में कैसा माहौल था? मैंने कहा ना, मैं एक्सीडेंटल ही राजनीति में आना हुआ था। पिताजी भी बहुत सीधे साधे, माताजी विशुद्ध रूप से एक गृहिणी और साधारण सा परिवार, जहाँ पे मैंने बताया दादाजी मेरे स्वर्गीय महेंद्र बावरी वो मुनिश थे, मैंने कि जमींदार के घर पे काम करते थे, और उससे पूरा परिवार 7 बहनों का, भाई बहनों का परिवार था पिताजी का। किसी तरह से अभाव में वो पढ़े लिख गए, तो फिर उनको सरकार की नौकरी मिल गई। मेरे बाबा और मेरे माता जी ने कभी मुझे कोई काम करने से, इवन मेरे 4 भाई बहन हैं, किसी को कभी किसी काम करने से रोका नहीं। और मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जब इस काम के लिए मैं आगे बढ़ा जी, तो बाबूजी का और माताजी का पूरा सहयोग रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय जब ATM आ गया जी, तो पिताजी का ATM मेरे पास रहता था, और इस ATM से घर का खर्चा, और फिर मेरे राजनीति में जितने उनके एक हिस्सा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप इसको, उन्हें जितना हो सकता था उससे मेरे खर्चे राजनीति के क्षेत्र में जो खर्च होते थे, मोटरसाइकिल में, ऐसे तो सब कुछ सहयोग से होता, लेकिन फिर भी उनका पूरा सहयोग, पूरा समर्थन। और कभी भी उन्होंने एक प्रश्न मेरे सामने कभी नहीं रखा कि आप इस फील्ड में क्यों जा रहे हो। सौभाग्य से पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था, बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं थे, ठीक थे, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। सर आपने PG भी किया हुआ है, B.Ed भी किया हुआ है, तो डेफिनेटली अच्छे रहे होंगे। तो वहाँ पे कभी भी उनका इंटरफेरेंस नहीं रहा, उन लोगों ने बराबर मुझे सहयोग दिया। माता जी का भी पूरा सहयोग, आशीर्वाद रहा। जब सब परिवार मेरा, माता जी बाबूजी जमशेदपुर में थे, तब चंदन कैरी में मेरे बड़े पापा के बेटे मीर भैया हैं, अपने चाचा जी गणेश जी, और सब लोगों ने, जो भी यहाँ रहते थे मेरे कजिन्स, उन लोगों ने भी भरपूर सहयोग दिया, और सभी लोगों ने साथ दे करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज जब आप इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं, निश्चित रूप से माता पिता का आशीर्वाद तो रहता है, और जब कोई इतनी बड़े ओहदे पे पहुँच जाता है, एक जनप्रतिनिधि को अपने परिवार के लिए ही समय निकालना मुश्किल हो जाता है। आप क्या अपने परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं? फ्रेंकली कहे तो नहीं, ये तो स्वाभाविक सा विषय है जी। आप जब किसी काम को ईमानदारी से करते हैं तो पूरा समर्पण उस काम के लिए होता है, और जब पूरा समर्पण देते हैं तो आप किसी भी समय
एक ही किसी काम से न्याय कर सकते हैं, एक साथ दो चीज़ों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अगर मैं परिवार के साथ पूरे समर्पण के साथ रहूं तो शायद राजनीति नहीं कर पाऊँ, और राजनीति में जो चीज़ें हैं उसके साथ रहूं तो भाई परिवार के साथ नहीं कर पाऊँ। ये पूरे अपने पत्नी, अपने बच्चों से और अपने माता पिता से मैं आपके माध्यम से क्षमा भी चाहता हूँ। उनके बहुत सारे एलिगेशंस हो गए, लेकिन यहाँ भी मैं ब्लेस्ड हूँ, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, बच्चे हों, उन लोगों ने मुझे इसी रूप में स्वीकार कर लिया है। और जितना भी समय होता है उस समय को परिवार के साथ बिताने की कोशिश करता हूँ। ओकेशनली 2-3 ऐसे पर्व त्यौहार है जहाँ मैं बिल्कुल अपने परिवार के साथ रहना पसंद करता हूँ, चाहे वो शारदीय दुर्गा पूजा हो, चाहे हमारा वहाँ का त्यौहार है मनसा पूजा, और एक होली और 1 जनवरी। ये एक 4 इवेंट है जिसको मैं अपने परिवार के सिवा कहीं नहीं जाता हूँ। परिवार के साथ समय बिताते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं घर में, किस तरह से, क्या बच्चों को के साथ समय बिताते हैं या किसी और काम में? नहीं, वो पूरा परिवार रहता है, अपना जॉइंट फैमिली है, भाई और उनकी पत्नी, उनके बच्चे, अपनी 2 बहनें और पूरा परिवार। जो गांव का जो माहौल होता है उसमें सब लोग एक दूसरे के साथ अगल बगल रहते हैं। पूरा चूँकि गाँव है, अगल बगल जो परिवार है वो पुश्तैनी परिवार है, सबके साथ बैठना, सबके साथ रहना, खाना पीना के लिए सब लोग साथ में खाना बनाना, बातें करना। इतने दिनों के बाद मिलने से, एक साथ परिवार मिलने से बातें बहुत होती है, सारी बातें, समय कम होता है, तो आगे का आगे पीछे का जो बात है उसको रहना। लेकिन इसमें भी एक शिकायत रहती है कि बीच में फ़ोन आ गया कहीं से, तो फिर आप उसको डिसकंटिन्यूटी, कहीं फ़ोन एक ऐसा गैजेट हमारे जीवन में आ गया है जी, जो प्रेत छाया जैसा आपके पीछे हमेशा लगा रहता है। कुल मिला करके उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ समय बिताना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, पारिवारिक रूप से एक बहुत संबल देने वाला, आगे के लिए एक परिवार की शक्ति आपके साथ खड़े है। आप जो काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें जो परिवार है आपके साथ एकजुटता के साथ पूरे मनोयोग से, बिना किसी क्वेश्चन के जी, आपके सारे फैसलों पर या आपके सारे निर्णयों पर खड़ा है, वही सबसे बड़ा संबल होता है, और उसके साथ वो खड़ा है। सर, हमने कुछ वीडियो देखा था, उसमें आप क्रिकेट खेलते हुए हमें दिखे थे, खासकर बैटिंग करते हुए आपका वीडियो था। इसके विषय में कुछ बताएं, क्या क्रिकेट आपका शौक है? हाँ, बचपन में जितने भी खेल हैं, शुरुआत में तो हम लोग बरसात जब होता था फुटबॉल लेके जोड़ा जाते थे, और बहुत बारिश हुई तो झांझरा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ते थे हम लोग जब बारिश रुक जाए। आप लोग गाड़ेंगे नहीं, जब बारिश से उसको गाड़ देंगे तो बारिश रुक जाएगी। तो फुटबॉल भी खेले हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से थोड़ा सा बड़ा हो गए तो क्रिकेट ही अपना पैशन हो गया। क्रिकेट के साथ ही खेलना, और स्कूल के बाद क्रिकेट खेलने का मतलब कि ठंडे के सीज़न में जब स्कूल थोड़ा कम होता है और छुट्टी के समय होते थे, तो मुझे याद है कि पुलिस लाइन का ग्राउंड होता था, और सुबह हम लोग मुंह धो करके निकलते थे, और रात में जब तक सूरज नहीं डूबता था तो खेल के मैदान में ही रहते थे। एक मैच हारे, एक मैच जीते, फिर चैलेंज लगाया, फिर खेला। तो खेल के कारण वहाँ एक जुनून ही था उसमें। वो सभी के उम्र का है, जब आप सब लोग अपने जीवन में, अभी के बच्चे भले इन सब चीज़ों से दूर हो गए, थोड़े दूर तो जरूर, लेकिन हम लोगों के समय में तो मैदान वो हम लोगों की आत्मा बसती थी जो भाई कब स्कूल की छुट्टी हो और कब मैदान में, बस स्कूल की छुट्टी का इंतजार, लास्ट घंटे का इंतजार होता था। अपना जो बैग है उसको कितना जल्दी फेंके, ड्रेस कितना जल्दी चेंज हो और खेल के मैदान में पहुंच गए। तो वो एक समय था। तो वहाँ से जो खेलने का और टेनिस वॉली खेलते थे हम लोग, कभी प्रोफेशनल नहीं खेले, जो गली क्रिकेट हो सकता है जो खेलना वही खेलते थे। और वहाँ से खेले तो आगे बढ़ कर कहीं कहीं मौका मिलता है तो पैसन आ ही जाता है कि भैया आप चलो थोड़ा सा। मैंने दादा के नाम पे एक टूर्नामेंट भी कराया था लगातार, समरेश दा के नाम पे। अच्छा। 15 साल तक लगातार हुआ उस खेल को। तो क्रिकेट के माध्यम से भी लोगों से जुड़ना, लोगों से बात करना, और कहीं मौका मिल जाए तो 2 हाथ। और यहाँ भी विधानसभा में जब हम मंत्री थे, हम लोग देखते हैं आपका, उसमें भी जब तो जब खेल मंत्री था तो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हम लोगों ने बजट के सत्र में प्रतिपक्ष और पक्ष के बीच में क्रिकेट खिलाया। कई बार वहाँ हराया हम लोगों ने, तो कप्तान रहते तो क्रिकेट खेलने का अलग ही आनंद है। अभी भी मौका मिलता है तो 1-2 शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, जब भी मिल जाए तो देखें। चलिए, चाहे कभी मिले हम लोग भी साथ में, हम लोग को भी मौका मिले जरूर। चलिए सर, ये तो आपके निजी जीवन के कुछ ऐसी बातें, अनकही बातें थी जो
हम लोग भी बहुत कुछ नहीं जानते थे। अब नेता प्रतिपक्ष हैं आप, और आपसे अगर राज्य के विषय में ना पूछूं तो ये भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं होगा। आपके हिसाब से झारखंड में अभी ज्वलंत मुद्दे क्या हैं? झारखंड को जहां होना चाहिए था वहां नहीं रह पाया झारखंड। अगर ईमानदारी से एक विश्लेषण करो कि बोलो, भले ही आप हमको पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देखते हो, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन आप किसी भी झारखंड के नागरिक से अगर बात करेंगे तो आप पाएंगे जो किसी पार्टी का पक्ष लेके नहीं, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर यदि विवेचना करेगा तो पाएंगे कि 2014 से 2019 के बीच में जो गवर्नमेंट थी जी, गवर्नमेंट वाइज वो गवर्नमेंट बीजेपी की बहुत शानदार थी, जिसमें कई एक अनसॉल्व्ड मुद्दों को हम लोगों ने सॉल्व करने का काम किया था। जो डेवलपमेंट था वो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया था। हमारे यहाँ 68 लाख परिवार झारखंड में निवास करते हैं, जिसमें 38 लाख परिवारों तक बिजली थी 2014 तक। रेस्ट 30 लाख परिवारों तक हम लोगों ने 5 साल में बिजली पहुंचाया था। 2000 से 2014 तक पूरे झारखंड में 25,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, ग्रामीण सड़कें और बाकी सड़कें। हम लोगों ने 5 साल में 2014 से 2019 में 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई थी। ऑन रिकॉर्ड है, सारे डाटे हैं आपके पास बता सकते। कुल मिलाकर के लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर करना, जो उग्रवाद की समस्या थी उसको कंट्रोल करना और विकास की गति को तेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों में ये काम हुए थे। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में, और ये हमारे साथ दुर्भाग्य रहा कि 2000 के बाद से युवाओं के इस सबसे बड़े विषय को किसी पार्टी ने एड्रेस नहीं किया। उसके कारण थे क्योंकि कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि भाई आप स्थानीय नीति को परिभाषित करिए, और इसको परिभाषित करने में 14 साल कई एक सरकारें हैं। अभी जितने लोग भी राजनीति करने वाले जितने भी पार्टियां हैं, सारे पार्टियों के एक ना एक बार सरकार के अंदर ऐसा मौका आया जब वो बहुत पावरफुल थे और इस चीज़ों को एड्रेस कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। 2014 के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आई तो हम लोगों ने उसको एड्रेस करके नौकरियां बहालियां निकाली और लाखों लोग नियोजित हुए, और उसमें सब लोगों को कम से कम फ्री एंड फेयर मौका मिला और योग्यतावान लोग जो है उसमें नौकरियां पाए। दरोगा की बहाली हो, बनरक्षी की बहाली हो, ऐसे। फिर 2019 में जैसे ही सरकार बदली, सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी और कई एक विषयों को लेकर के जो है नौकरियां फिर फंस गई। 5 लाख नौकरियों का वायदा करके सरकार आई थी, 5 या 7 हज़ार बेरोजगारी भत्ता देंगे ऐसा वायदा करके यह जेएमएम कांग्रेस की सरकार आई थी। इन 5 सालों में उन्होंने 5,000 नौकरियां भी नहीं दी। तो युवाओं में एक बहुत बड़ा अनरेस्ट है। नियोजन नीति भी इन्होंने जो वायदा किया था जिस आधार पर वो नियोजन नीति नहीं बनाई, स्थानीयता को परिभाषित नहीं किया, और एक वादा खिलाफी के कारण जो एक गवर्नमेंट बना वायदा दे करके, जिसमें अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कर देंगे, कई एक झूठे वायदे। इसका आप अगर देखिएगा तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति आसमान से गिरता है और खजूर पे अटकता है, और फिर वो भगवान जी को, हनुमान जी को याद करता है कि हम नीचे उतर जाएंगे तो आपको 5 किलो घी का लड्डू चढ़ाएंगे। थोड़ा दूर और आता है तो वहाँ से 1 किलो आता है, फिर आते आते बोलते भगवान जी को भूल जाता है। इन लोगों ने सरकार उनकी बने, सत्ता में वो आए, इसलिए इतने झूठे वायदे, संवैधानिक नहीं है, अवैधानिक है। उसके बाद भी उन लोगों ने वो प्रोमिसेस किए और प्रोमिसेस करके सरकार बना ली। जाहिर सी बात है जो वैधानिक चीज़ें हैं वो आप जब संविधान के अंदर जब सरकार में बैठते हैं तो आप एक दायरा में होते हैं, उसके बाहर आपको कोई इजाज़त नहीं देता है। आप वो कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है जिस कमिटमेंट के साथ आप आए थे वो लोग तो मांगेगा, वो तो बोलेगा, तो अनरेस्ट पैदा हुआ। और आज देख रहे हैं कि उन पे लाठियाँ चलाई जा रही है, सहायक पुलिसकर्मियों पे लाठियाँ चलाई, सहायक शिक्षक पे लाठियाँ चलाई। कई एक अनुबंध कर्मी जिनको आपने कहा था परमानेंट करके आपका 100% आपकी जो समस्या है उसको समाधान कर दें। आज अभी जो सबसे बड़ा एक तो एक ही है जिसमें लाखों लोग प्रभावित है, और जो परीक्षाएं मिली हैं उसमें भी घपले घोटाले। जैसे सीजीएल में, हमने सीजीएल में बाकायदा प्रूफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार को कहा कि भी इसकी जांच कराइए। आपने मूक बधिर कोटा में एक बोलने वाले को चयन कर दिया। जब हम लोगों ने कहा, आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, जांच हुआ, जांच में उसके सर्टिफिकेट गड़बड़ पाए गए, आपने उसको तो हटा दिया। लेकिन ये बात तो प्रूफ हो गया कि आपके जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें गड़बड़ियाँ हैं, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। सारे एग्जाम में गड़बड़ियाँ और सारे एग्जाम में क्वेश्चन मार्क और सारे एग्जाम्स
धरे के धरे रह गए। आज सब में लोग अनरेस्ट कर रहे हैं। एक जो अभी जो विषय सामने आया 2024 के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद, जो कुछ क्षेत्रों के, झारखंड के सभी क्षेत्रों में डेमोग्राफी का चेंजेस जो वोट के अंदर जा रहा है, जिसको वोट जिहाद हम लोग कर रहे हैं। एक उधवा प्रखंड है, वो है साहिबगंज का, राजमहल विधानसभा क्षेत्र का। उस उधवा प्रखंड में 2014 से 2019 के बीच में जो मतदाताओं की संख्या बढ़ती है वो 8,000 बढ़ती है। वहीं 2019 से 2024 में उस जगह पे 40,000 बढ़ जाता है। ये इलेक्शन कमीशन का एक गणित है, एक हिसाब है कि हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 5 साल में 8 से 10% वोटर्स का बढ़ोतरी होता है। अब उधवा प्रखंड में तो कोई इंडस्ट्री नहीं आई, वहाँ कोई रोजगार का ऐसा नहीं हुआ जो लोग माइग्रेट करके वहाँ गए। फिर जब हम लोगों ने जांच करना चालू किया तो ये बातें हम लोग पहले से भी कहते थे कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और वहाँ का ताना बाना बिगड़ रहा है। तब लोग कहते थे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ राजनीति करने के लिए सारे विषयों को उठाते हैं। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने कहा सरकार को जी कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूरा संथाल प्रणाली का डेमोग्राफी बिगड़ रहा है और ये राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की संप्रभुता पे भी खतरा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए वहाँ के सारे डीसी और एसपी इस बात को लिखित में दें कि कैसे आप उसकी चिन्हितीकरण करेंगे और कैसे उसको आप डिपोर्ट और डिटेन करके यहाँ से डिपोर्ट करेंगे। अभी 18 तारीख को गायवथान, पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना के अंदर गायवथान, वहाँ आदिवासी परिवार है, होपने मरांडी और दांदू हेम्ब्रम का परिवार है। उनकी ज़मीन पर ऐसे ही मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठ आक्रमण करते हैं, उनकी ज़मीन को लूटते हैं, उन पर मारपीट करके उनको इतना मारते हैं कि उनके फसलियाँ टूट जाती है। वो आदिवासी परिवार, उनका इलाज होता है, केस रजिस्टर होता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। पाकुड़ के आदिवासी युवा संगठन जब सरकार कोई काम नहीं कर रही है तो उन लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रोटेस्ट आयोजित करते हैं और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, भाई इतना बड़ा प्रोटेस्ट इस सरकार के खिलाफ में, आदिवासियों का जो आदिवासी का चोला पहन के जो सरकार आई है उसके खिलाफ इतना बड़ा आदिवासियों का प्रोटेस्ट हो गया तो क्या होगा। तो कैसे राजनीति किया जाता है, पुलिस को भेज करके आधी रात में हॉस्टल में जा करके लोगों को मार करके एकदम उसको, आज भी 2-3 लोग जो है वो इलाजरत हैं, यानी कि बहुत खराब स्थिति है। अब पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया जाता है। पाकुड़ के क्षेत्र में अनाबादी जमीन जिसका मालिक सरकार होता है, उसमें पोखर जिसका नेचर है पानी का होता है, जिसको आप तालाब कह सकते हैं, पोखर को तालाब कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोखर किसी भी कंडीशन में नहीं बदला सकता उसका नेचर को। उस जमीन को खरीद बिक्री हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, उस पर कर लेते हैं, उसमें बड़े बड़े मस्जिदें और बड़े बड़े कब्रिस्तान बन जाते हैं। ये पूरा डेमोग्राफी वहाँ पे इस तरह से बदल करके, सिर्फ पाकुड़ साहिबगंज ही नहीं, देवघर गोड्डा से लेकर के जामताड़ा तक ये सारा समस्या वहाँ। इस सरकार ने अपने आप को, जो उन्होंने अपना आदिवासी अस्मिता के लिए आगे बढ़ा के देखा, आज अगर हम देखे बात करें तो आज आदिवासी अस्मिता को खतरा पैदा हो गया है और ये सरकार अपना मुंह जवान बंद करके तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण इस पूरे झारखंड के आदिवासियों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाए। तो एक बड़ा थ्रेट है, एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोग लेके जा रहे हैं। कितना सफलता मिलेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन सच को कहना है तो कहना है। जब 1951 में हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा, तब उनके पास दूर दूर तक नहीं था कि 2014 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। तब उन्होंने कहा था, ये सच्चाई है और इस सच्चाई के लिए, इस भारत के लिए हम लोग इसको कह रहे हैं। अब जनता के पास विषय गया है, अब जनता और हमारा समाज उसको कैसे लेता है अब वो उनके ऊपर है, लेकिन ये हकीकत है जिसको लाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग का दायित्व तो हम लोगों ने किया। सर, आपने बताया कि जनसंख्या में कैसे बदलाव हो रहा है राज्य में, और आपने ये भी कहा कि वोट की राजनीति में ये सब हो रहा है, लेकिन दूसरा दल ये कहता है कि भाजपा वोट की राजनीति में ये सब कह रहे हैं या कर रहे हैं। आम जनता कैसे समझेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है? जनता जनार्दन है और जनता, भारत का जनता जो है वो लोकतांत्रिक विचार वाला जनता रहा है। भारत के जिन में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी हमारे जिन में है और वो प्रबुद्ध भी है जी। ये सारा विचार तो उन्हीं को करना होगा, लेकिन हमारा जो तर्क है
हमारी जो बातें हैं हम उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब है, आज के पूरे विश्व की राजनीति को अगर देखिएगा और विश्व के पूरे घटनाओं को यदि आप ऑब्जर्व करिएगा तो आप पाइएगा कि भारत ने आज़ादी तो पाई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस आज़ादी के लिए जो दंश झेला भारत ने, जी, एक देश जिसमें लाहौर भी था, जिसमें ढाका भी था, आज़ादी मिली उसको सेक्रीफाइस करके। पाकिस्तान जो बांग्लादेश भी बन गया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये अलग क्यों हुआ, क्यों विभाजन की जरूरत पड़ी, इतिहास बड़ा लंबा है, लेकिन मैं एक नटशेल में बताना चाहता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले जो भारत उस समय के जो नागरिक थे वो मुस्लिम धर्मावलंबी हो गए थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अपने लिए संविधान की जगह इस्लाम के आधार पर शासन चाहते हैं और हमारा शासन के ऊपर कोई भी धर्मी शासन नहीं रह सकता है, इसलिए हमें अलग देश दीजिए। धर्म के नाम पर इस देश का एक बंटवारा 1947 में हमने देखा है और पूरे देश के अंदर घटनाएं देखिए, यूरोप के अंदर घटनाएं देखिए, आप ब्रिटेन देखिए, लंदन देखिए, आप फ्रांस देखिए, आप अमेरिका देखिए, न्यूयॉर्क देखिए, जर्मनी देखिए, पूरे विश्व के अंदर घटनाएं देखें तो लोगों का ध्यान इस ओर जा रहा है। आज इजराइल परेशान है, आज भारत परेशान है, आज कई एक देश मुल्क परेशान है। किस कारण से परेशान है? ऐसे आतिवादी, मैं सबको नहीं कहता हूँ कि पूरे लोग हैं, यहाँ पे कलाम साहब जैसे भी लोग हैं, अब्दुल हमीद जैसे भी लोग हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश प्रथम है। यह देश तभी रहेगा, और मैं आपके माध्यम से अपनी सुधी जनता को भी बोलता चाहता हूँ, संविधान की बात करने वाले लोग संविधान की कॉपियाँ लेकर के पूरे लोकसभा में लहराए। संविधान की हत्या उन लोगों ने की, संविधान को उन्होंने कभी अपने पैरों की जूती के जैसा समझा। इमरजेंसी उसका उदाहरण है। देश के अंदर 100 से ज़्यादा शासनों को हटा करके, निर्वाचित सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाना कांग्रेस का इतिहास रहा है। देश के अंदर 1956 में पहली बार राष्ट्रपति शासन केरला में लगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट की सरकार थी और नेहरू जी को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने किया। तो ऐसे कई एक उदाहरण है। रिजर्वेशन इन्होंने ख़त्म किया AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में। इन्होंने आरक्षण को शपथ, जो सरकारी जगह है वहाँ पे आरक्षण को इन्होंने ख़त्म किया। एक घूमते थे लोकसभा के अंदर। जब आज स्थिति क्या है झारखंड के अंदर, आज चौकीदार की बहाली निकली है, आज फॉरेस्ट में रेंजर की बहाली निकली है, वहाँ दलित और पिछड़ों का आरक्षण शून्य कर दिया गया है, 0 कर दिया गया। अब इनको जवाब देना चाहिए कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को, हेमंत सोरेन जी को। जे आप आरक्षण के लिए बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोधी है, और यहाँ आपने चौकीदार के पद पे और सभी को 0 कर दिया है। ये आरक्षण का हनन किया है कि नहीं? संविधान की बात करने वाले लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई संविधान का उल्लंघन कैसे हो रहा है। ये सारी बातों को लेकर के आज हम लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि देश के अंदर संविधान, देश के अंदर लोकतंत्र, रिजर्वेशन और बाबा साहेब का नाम तभी तक बचा रहेगा जब तक बहुसंख्यक हिंदू इस देश में रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, देश का संविधान, देश का लोकतंत्र और बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम तभी तक बचा रहेगा जब देश के अंदर बहुसंख्यक हिंदू समाज रहेगा। ये धरती आबा की धरती है, सिद्धू कानू फूलो जानो चांद भैरव की धरती है, तिलका मांझी की भी धरती है। कांग्रेस जेएमएम आरजेडी ने एक प्रयास शुरू किया है कि झारखंड को भी पश्चिम बंगाल जैसा बना करके यहाँ पे हम सत्ता हासिल करके और सत्ता बचाए रखें। लेकिन ये धरती है अमर शहीदों का, और हम लोगों के रगों में उनका खून है। मर जाएंगे लेकिन इस झारखंड को पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश जैसा नहीं बनने देंगे। तो क्या भाजपा इन्हीं मुद्दों को लेकर अगला चुनाव लड़ेगी? ये एक ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मुद्दे कई हैं। एक तो वादा खिलाफी है, जिसमें युवाओं को, जो मैंने पहले भी कहा, युवाओं के साथ जो इन्होंने वायदे किए तो सारे वायदे के फेल हो गए। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ से हर दिन 5 दुष्कर्म और 5 हत्याएँ होती है। रांची जैसे शहर में लगातार हत्याएँ होती। तो कई एक घटनाएँ, रूबिका पहाड़िया की हत्या हो, संध्या टोपनो की हत्या हो, रूपा तिर्की की हत्या हो, कई एक घटनाएँ पूरे राज्य के अंदर चल रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ये बात वही है, लॉ एंड ऑर्डर है, किसानों की समस्या, सुखाड़ है, बालू, एक साधारण सा विषय, आम नागरिकों के जीवन का बालू।
अब बालू यदि कोई खरीद के लेके आता तो लोग देखते जब ये बालू ले आए हुए इस सरकार में बालू आ गया। बालू में भी है। अरे बालू ने इतना दुर्लभ वस्तु बना दिया भाई साहब, जो सुलभ था प्रकृति ने हमें रिच मिनरल्स फाइन्स दिया है, मैंने कि हम रत्न गरबा धरती के मालिक हैं झारखंड, जहाँ 36-38 प्रकार के हमारे मिनरल्स फाइन्स मिलते हैं। बालू तो सर्व सुलभ है, यहाँ की नदियाँ और नाले में तो ऐसे ही पड़ा रहता था। आज एक नदी नाले में बालू नहीं मिलेगा। तब जबकि सरकार ने 5 साल के दरमियान एक भी नदी नाले के बालू के घाटों का नीलामी नहीं किया है। इतनी घटनाएं हो रही है, ये सब चीज़ों से झारखंड की जनता त्रस्त है। युवा हो, महिला हो, आदिवासियों का अत्याचार हो, दलितों पे अत्याचार हो, तो सारे वर्ग इससे परेशान है और इन सब से मुक्ति चाहते हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 देश का यह राज्य बन चुका है। तो इनकी एक तो अकर्मण्यता है, इनका फेल्योर है, दूसरा लोगों की आकांक्षा है कि एक अच्छी गवर्नमेंट आए। और मुझे लगता है कि एक जन सरोकार की और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार बनेगी, जिसका लीड करने का मौका जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। अगर भाजपा की सरकार आ जाती है तो प्राथमिक रूप से भाजपा क्या काम करेगी? पहला तो लॉ एंड ऑर्डर का संधारण, पहला जो एक सरकार का जो सबसे बड़ा इकबाल होता है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, युवाओं को नौकरी में मौका देना। बहुत युवा झेला है, अब रुकना नहीं है, युवाओं को नौकरी जो उसका हक बनता है वो नौकरियां देना। सहायक शिक्षक, सहायक पुलिसकर्मी, कई अनुबंध कर्मियों के कई एक मुद्दे जो अनडिस्कस्ड रह गए थे, हमारी सरकार में भी अनडिस्कस्ड रह गए थे। लेकिन हम लोगों ने इन 5 सालों में ये समझा है कि झारखंड को बनाया है हमने तो संवारेंगे भी हम भी। इन सारे वैकेंसियों को वर्तमान की सरकार, जैसे कांग्रेस की सरकार, जो लाखों लोगों को हम लोग ने रोजगार दिया है, उसको लोग एक संज्ञा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक पाप है। इन्होंने एक नौकरी नहीं दिया और जितनी नौकरियां हम लोग ने दी है उसको लोग एक संज्ञा देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का पाप है। और हम गर्व से कहते हैं अगर झारखंड में नौकरी देना, अपने युवाओं को नौकरी देना यदि पाप है तो ये पाप हम 1000 बार करेंगे। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई झारखंड को बनाया है हम लोगों ने, कोई कुछ भी दावा पेश कर ले, लेकिन इतिहास ये कहता है कि झारखंड का अस्तित्व कब आया। कांग्रेस तो 51 से लेकर के लगातार 2014 तक, 2000 के पहले आप देखें तो उसके पहले तो जब झारखंड का अस्तित्व उसके पहले तक उनकी सरकारें थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। और ये आंदोलन तो आज़ादी के पहले से था जी। मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा जी ने उससे पहले से आंदोलन को खड़ा किया था और तब से चल रहा था। बाद में 80s में बहुत जोर पकड़ा था, 90s में बहुत जोर पकड़ा था। बाद के अंदर संसद की घूसकांड हुआ, इनके सारे लोग पकड़े गए, तो ये आंदोलन थोड़ा सा ठप हुआ। उसी समय वनांचल के आंदोलन करने वाले लोगों को जब वाजपेयी जी ने यह आश्वासन दिया कि आप हमें इस वनांचल प्रदेश से सीटें जिता के दीजिए और हम यदि सरकार में आएंगे तो हम आपको अलग प्रदेश बना के देंगे, तो वाजपेयी जी ने, भारत रत्न वाजपेयी जी ने उसको पूरा किया और 2000 में 15 नवंबर को धरती आबा की जन्म जयंती पे झारखंड आए। झारखंड को बनाया है हमने, संवारेंगे भी। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने एक बार फिर से बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी और हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड के विकास के लिए ही मिलकर हम सब सोचेंगे। निश्चित रूप से। आपको धन्यवाद।